रूस और यूक्रेन की जंग रूस के लिए अब एक दर्द सर बनती हुई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कह रहा हूं, बल्कि खुद रूस के हुकाम अब ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस अंदाज में यूक्रेन तेजी के साथ, कामयाबी के साथ रूस के एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मुमकिन तौर पर यही वो मंसूबा था जहां पर इस खेल को अमेरिका लाना चाहता था और एक बड़ा फायदा अमेरिका खुद इस सारे मंजरनामे से उठाना चाहता था, और वो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक और एंगल हमारे सामने ये भी नजर आ रहा है कि भारत और रूस, जो कि तस्वीराती लिहाज से, माशी लिहाज से एक माजी के बड़े मजबूत तरीन इत्तेहादी भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता भारत ने यह फैसला कर लिया है कि रूस के ऊपर अपने इन्हिसार को कम करना है। तो यह भी धचका रूस को भी पहुंच रहा है और रूस के एनर्जी सेक्टर को भी पहुंच रहा है। किस अंदाज में बढ़ रहा है, किन खबरों की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं, ये चीजें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 4 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इन हमलों की तफसीलात में आपके सामने रखता हूं जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए और जो रद्दमल के तौर के ऊपर यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर हमले किए गए हैं और इससे नुकसान कितना हुआ है। खुद रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या बात कर रहे हैं, इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 जून 2026 को रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यह हालिया महीनों का एक बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। रूस ने सैकड़ों ड्रोन्स, तकरीबन 656 ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइल, तकरीबन 73 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमले में कीव, दनपीरो, खारकीव और दीगर शहरों को निशाना बनाया गया। हलाकतों और जख्मियों की तादाद कम से कम 22 से 23 अफराद बताई जा रही है। इसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और दनपीरो में 12 से 16 अफराद की अमात का भी जिक्र मिल रहा है और कीव के अंदर भी अमात रिकॉर्ड की जा रही हैं। इसके अलावा रिहायशी इमारतें बुरी तरह से बिखर चुकी हैं, मुनहदिम हुई हैं, अपार्टमेंट ब्लॉक्स तबाह हुए हैं। और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस किस्म के जो हमले हैं वो रशिया आने वाले दिनों के अंदर मजीद भी कर सकता है। और फिर इसके जवाब में जो यूक्रेन की तरफ से किया गया है वो क्या किया गया है। यूक्रेन ने क्रीमिया, रूसी कब्जे वाले इलाके में हमले जारी रखे। हाल ही में सिम्फरपोल में यूक्रेनी हमले में 3 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 3 जून के करीब यूक्रेन एसबीयू ने ये किर्च स्ट्रेट ब्रिज है, क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाला एक अहम पुल है, इस पुल के ऊपर अटैक किया गया और इसका जो रास्ता है ये टूट चुका है, यानी कि मुअत्तल हो चुका है। और इसमें तकरीबन 1100 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की तरफ से। और ये बेसिकली सप्लाई चेन को भी मुतासिर करना था, एनर्जी की भी और मैन पावर और फौजी की भी। इसके अलावा ये हमले यूक्रेन की तरफ से रूस की सप्लाई लाइन्स को नुकसान पहुंचाने के लिए था। इसके अलावा रूसी तेल की पैदावार में शदीद कमी के हवाले से जो चीज़ बुनियादी मकसद है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखना, जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा के अंदर किया कि ऐसा लग रहा है कि मुमकिन तौर पर यहीं पर यह सारा मामला अमेरिका लाना चाहता था, जहां पर रूस अब जाता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के मुसलसल ड्रोन हमलों में 2026 में रिकॉर्ड तादाद से रूसी तेल की रिफाइनिंग 16 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 16 साल की कम तरीन सतह की पर आई है। और ये बात मैं, जैसे कि मैंने कहा, कि खुद नहीं कर रहा, किसी को रिपोर्ट करके नहीं कर रहा, कोट नहीं किया, बल्कि ये खुद रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी जो पैदावार है वो कम हो चुकी है। ऑयल की अनस्केजुअल मेंटेनेंस की वजह से ये सूरत हाल है, जो कि दरअसल यूक्रेन की तरफ से जो रशिया की बैक टू बैक ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर कामयाबी के साथ हमले किए गए हैं, उसके बाद रूस की जो तेल की पैदावार है उसके अंदर एक खातिर खा कमी आई है, जैसा कि नंबर भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस सारे चीज़ों के अंदर किसका फ़ायदा है, अमेरिका का फ़ायदा क्यों है, मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग के तनाजुर में हमने देखा कि अब नए हुर्मुज़ भी बंद है, जहाँ से दुनिया का 20% जो तेल है वो यहाँ से गुजरा करता था, उसकी भी बंदिश उसी तरह से बरकरार है। ईरान जंग की वजह से ईरान ने वहाँ पर अपना कंट्रोल जमा के रखा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ईरान की नाकाबंदी की गई है कि ईरान के जो तेल बिलखसूस चाइना की तरफ लेकर आएंगे तो उनकी नाकाबंदी की जाती है, उनको रोका जाता है। बाज़ औक़ात वो गुजर भी जाते हैं, बाज़ औक़ात अमेरिका उन्हें वापस भी भेज देता है, या अपनी कस्टडी के अंदर या अपने इख्तियार के अंदर, या उन्हें रोक भी लेता है। इसके अलावा इसके साथ साथ वेनेजुएला का जो सबसे बड़ा ऑयल है वो इस वक्त किसके कंट्रोल में है, वहाँ पर जो रजीम बैठी है वेनेजुएला के अंदर, जो सिस्टम बैठा हुआ है वो किसके मातहत आ चुका है, हम सभी को पता है कि अमेरिका के मातहत आ चुका है। तो इस सारी चीज़ों के अंदर जिस तेल की जो कीमतें हैं उसके अंदर मुमकिन तौर पर आपको एक उनकी जो प्राइस है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। और फी बैरल इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 130-140 फी बैरल तक भी ये प्राइसेस जा सकती हैं, जो कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए, जैसे कि हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान भी इस चीज़ का मुतहमिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आलमी सतह के ऊपर देखें तो ईरान का जो तेल है उसके ऊपर वैसी ही पाबंदियाँ हैं, और जो वो बाहर जा सकता है, चीन को जा सकता है, एक दो और मुल्क को जा सकता है, उसके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी है। आपने हुर्मुज़ के ऊपर ईरान ने अपना कंट्रोल रखा हुआ है। रूस से बड़ी तादाद के अंदर चाइना खुद लेता है, लेकिन अब रूस की खुद की जो पैदावार है
वो 16% 16 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। और जो दीगर ममालिक को जो पैदावार ऑयल एंड गैस के हवाले से होती थी वो नवंबर तक फिलहाल रशिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हम उसके अंदर कमी लेकर आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि सबसे पहले हम अपने शहरियों को ये जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात हैं तेल और गैस की, ये पूरा कर सकें। तो ये नौबत आ चुकी है। हालांकि आपको मालूम है कि रशिया के अंदर बड़ी तादाद के अंदर तेल और गैस के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अब वो भी एक पैटर्न या स्केजुअल के तहत वो चलता हुआ और मोहतात अंदाज में आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये सारा कुछ हुआ है यूक्रेन जंग की वजह से। लेकिन अब इसका फायदा बड़े पैमाने के ऊपर किसका? ज़ाहिर है अमेरिका के पास भी बड़ी तादाद के अंदर तेल मौजूद है। तेल पैदावार करने के हवाले से वो एक बड़ा मुल्क भी है, उसका अपना भी ऑयल है। वेनेजुएला के ऑयल के अंदर भी अब वो अपने इख्तियारात रखता है। तो इस सारी चीज़ों के अंदर जो मार्केट है वो डाइवर्ट होती हुई नजर आती है। अमेरिका की तरफ लोग बढ़ते हुए नजर आते हैं, वेनेजुएला की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। और इसका जो पहला जो नतीजा है वो हमारे सामने भारत की सूरत में आता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि भारत जब तक रूस से बड़ी तादाद के अंदर ऑयल खरीद रहा था तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शदीद किस्म की माशी पाबंदियां, टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर आयद किया गया था। तो भारत ने उस वक्त तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ जो है वो रूस के ऊपर अपने इस एनएसआर को कम किया। और अब करते करते नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि वेनेजुएला से ऐसे जो मामलात हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वेनेजुएला के जो अबूरी सदर हैं, सदर डेल्सी, वो 3 जून 2026 को भारत की सरजमीन के अंदर पहुंची थी। और यानी कि आज की अगर हम बात करते हैं तो उनकी मुलाकात तय है। मुमकिन है कि जब ये व्लॉग आप देखें तो मुलाकात हो भी चुकी है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ। तो उसके अंदर भी ऑयल के हवाले से ही भारत और वेनेजुएला के दरमियान डील होनी है। और भारत भी अब रूस से अपना एनएसआर को कम कर रहा है और वेनेजुएला की तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। और मार्को रूबियो की तरफ से भी हाल ही में जो स्टेटमेंट आई थी बिलखसूस भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत के पास वेनेजुएला जैसा मुल्क मौजूद है जिससे वो बड़ी तादाद के अंदर अपनी तेल की ज़रूरत को पूरा कर सकता है और इस मौके से भारत को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब भारत उसी डगर के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। रूस जो उसका कल तक एक बड़ा मजबूत इत्तेहादी भी था, तस्वीराती लिहाज से भी, सिक्योरिटी हवाले से भी और तेल एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी, अब उसके ऊपर चूंकि मुश्किल वक्त आ गया है, भारत आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर इन्हिसार कम कर रहा है। और दूसरी मार्केट अमेरिका के कहने के ऊपर, वैसे यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि भारत की खारजा पॉलिसी के हम किसी ज़माने के अंदर मोतरफ इसलिए हुआ करते थे कि जो कुछ भी हो जाए भारत किसी से डिक्टेशन नहीं लिया करता था, भारत किसी के कहने के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी को उसका तयन नहीं किया करता था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तो हमने देखा है कि भारत की वो जो एक बुनियादी उसूल था फॉरेन पॉलिसी का, खारजा पॉलिसी का, वो भी अब आपको टूटता हुआ बिखरता हुआ नज़र आता है। वरना इससे पहले इस किस्म की मिसाल नहीं थी। भारत का जिससे दिल चाहता था वो ताल्लुकात रखता था, तिजारत करता था, कोई उसको दूसरा ये नहीं कह सकता था कि भाई आप इससे ताल्लुक़ ना रखें वरना आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, ये कर देंगे। उसके बावजूद भारत उस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखता था। मकसद ये होता था कि हमारे मुल्क का अगर फ़ायदा हो रहा है तो ओके, हमें यहाँ पर ये फ़ायदा जो है ये पूरा पूरा लेना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब अमेरिका का प्रेशर आया तो रूस से अपना इन्हिसार को कम कर दिया। अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला की तरफ से वहाँ से मौके का फ़ायदा उठाएं। तो अब भारत या बीजेपी सरकार अब आपको वेनेजुएला की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। तो बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त रूस के हवाले से हमने ज़रूरी समझा कि आज के इस व्लॉग में रखें, जहाँ पर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या चीन या वसी एशिया की बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है कि रशिया इस वक्त जिन हालात के अंदर घिर चुका है, गो कि आज नहीं तो कल इसने इस सूरत हाल से निकल आना है। लेकिन एक लंबे जाल के अंदर आपको रशिया फिलहाल फंसा हुआ नज़र आता है। और ख़ुद रशियन हुकाम ये बात मान रहे हैं कि हम 16 साल की कम तरीन तेल की पैदावार से मुतल्लिक इस सतह के ऊपर आ चुके हैं, जो कि माजी के अंदर नहीं थी, 16 साल पहले थी, लेकिन अब हमें करीब करीब में इस वजह से नज़र आ रही है। और यूक्रेन बहुत तेज़ी के साथ नई नई टेक्नोलॉजी को हासिल भी कर रहा है और कामयाब रशिया के अंदर जाकर, गहराई में जाकर हमले करने में भी वो कामयाब हो रहा है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से, जियो पॉलिटिकल के तनाजुर में आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।